हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ मनोविज्ञान लेकर डीएस गौतम। और टैट सी टैट और सुपर टैट में जीन पियाजे की थ्योरी सबको बहुत परेशान करती है। बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए सबसे पहले चलते हैं हम टॉपिक की ओर। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको टैट की पूरी तैयारी करा सकूँ, सुपर टैट और सी टैट की पूरी तैयारी करा सकूँ। तो जीन पियाजे का सिद्धांत है, ये मनोविज्ञान में बहुत बड़ा इनका योगदान है। इन्होंने मैंने केवल इसके अंदर जो लिखा है सारा मैटर, ये केवल टैट सी टैट या शिक्षण से संबंधित जो भी टेस्ट हैं, जो भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए लिखा है। हालांकि जीन पियाजे का बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ी थ्योरी, सब कुछ है। मैंने बहुत छोटा सा वीडियो सिर्फ इसीलिए तैयार किया है कि ताकि इन सब चीज़ों को बहुत आराम से, प्यार से, केवल जो चीज़ तुम्हारे मतलब की है बस वो चीज़ छाँट के हमने तैयार कर दी है। सबसे पहली चीज़ तो जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे वहीं पे इन्होंने प्रयोग किए हैं और इनके सारे प्रयोग बच्चों पर हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने, किसी ने बिल्ली पर, कुत्ते पर, चूहे पर अलग अलग प्रयोग किए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए हैं, जो बच्चों पर प्रयोग किए हैं। इनका जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको इन्हीं 3-4 लाइन में से मिल गए। फिर आता है ये संज्ञानात्मक कार्यविधि की विशेषताएं क्या होंगी। संज्ञानात्मक किस प्रकार से कार्य करता है बता रहा हूँ। इसकी विशेषताएं कई सारी बुक में दी हुई हैं, लेकिन जो मेन है, मुख्य हैं, वो केवल ये दो ही हैं। पहला है इनका संगठन और दूसरा है इनका अनुकूलन। बस इन दो को ही याद रखना, दो ही आपका बेड़ा पार करा देंगी। संगठन का मतलब समझिए, संगठन का मतलब वैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मनोविज्ञान की भाषा में कुछ इनके हिसाब से अलग है, क्योंकि यहाँ मनोवैज्ञानिक के हिसाब से आपको देना है, आपको अपना नहीं देना है। कि जो सामने दिख रहा है, ठीक है, जो हमारी बुद्धि में पहले से मौजूद हो, इन दोनों को कैसे सेट किया जाए, कैसे संगठन किया जाए। कोई चीज़ हमारी बुद्धि में पहले से मौजूद है और जो चीज़ हमें सामने दिख रही है, उन दोनों चीज़ों को मिला के सेट करना, दोनों का संगठन बना देना, दोनों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना देना, ऐसे समझ लीजिए। दोनों को मिला के एक जगह गठबंधन कर देना, ऐसे समझ लेना। जो चीज़ हमारे माइंड में पहले से है और जो चीज़ हमें सामने दिख रही है, दोनों का एक साथ संगठन। ठीक है, दूसरे पे आते हैं अनुकूलन। जो इसमें पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान, जो बात ऊपर वाले में है वही इसमें है, लेकिन अंतर है दोनों में अनुकूलन के साथ। कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है और जो हमारा नया ज्ञान है, दोनों के मध्य किस तरह संतुलन किया जाए, दोनों के साथ अनुकूलन कैसे करना है। ऊपर वाले को तो जैसा है वैसा सेट कर लेना है, जो दिख रहा है वो ठीक है और जो हमारे दिमाग में है वो ठीक है, दोनों को सेट कर दिया इकट्ठे होकर दोनों। लेकिन यहाँ उन दोनों के साथ तालमेल बिठाना है, इसीलिए अनुकूलन है। उसमें संगठन है, इसमें अनुकूलन है। दोनों ही विशेषताएं क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज़, इस अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है। अनुकूलन देखिए दो प्रकार का होता है। वीडियो को मेरे को 2-3 बार देख लेना, जीन पियाजे कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारा आपकी किताबों में लंबा चौड़ा दिया हुआ है, लेकिन जो आपको चाहिए, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से है, वो सारा यहाँ मौजूद है। जो अनुकूलन है वो दो प्रकार का होगा, आत्मसातीकरण के माध्यम से। आत्मसातीकरण का मतलब होता है अपने नवीन अनुभवों को पूर्व अनुभव में व्यवस्थित कर देना। ठीक है। दूसरा है समाविष्टीकरण, पूर्व में प्राप्त किया गया ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान को जोड़ना, उसमें पूरे को अनुभव को व्यवस्थित कर देना है। यहाँ दोनों को जोड़ के समाविष्ट कर देना है, दोनों को मिला के एक कर देना है। वहाँ फिर वही बात आ जाती है, इसके अंदर व्यवस्थित कर देना है, उसके साथ अनुकूलन कर देना है। तो ये दोनों अनुकूलन की ही प्रक्रिया है, वहाँ केवल सेट करना है उसको और यहाँ इनको उसके साथ जोड़ के देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपने अभी तक पढ़ा वो इनकी विशेषताएं थी। जीन पियाजे क्या थे, कैसे थे, वो सब आपने देख लिया। ज़्यादा इतिहास जानने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मेन एग्जाम में आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि बौद्धिक विकास की अवस्थाएं ये पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा। तो जो इसके बौद्धिक विकास की व्यवस्थाएं हैं, इनको मेरे साथ साथ धीरे धीरे पढ़ लीजिए। हो सके तो इनको वीडियो रोक के अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्थाएं, ये 0 से 2 वर्ष हुआ करती है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दी गई होगी, भ्रमित मत होना। मैंने सब जगह से सटीक निकाल के आपको दिया है, क्योंकि मैं बीएड क्लास को ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 15 साल से। ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जो मेरे परिचित स्टूडेंट हैं उनको सबको पता है। ठीक,
तो संवेदनात्मक गामक अवस्था है ये 0 से 2 साल, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से 2 साल तक होती है। अब 2 साल में ये क्या काम करता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें सीखता है। इसमें बालक ज्ञानेंद्रियाँ, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जीभ, कर्मेंद्रियाँ, हाथ पैरों के द्वारा चलना फिरना का प्रयोग करना सीख जाता है, और इसमें बालक देखने, पकड़ने, छूने में निपुण हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को अहम केंद्रित प्रक्रिया भी कहा गया है। आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है। ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत आपने देख लिया कि बालक 2 साल का है तब तक क्या काम करेगा। अब दूसरी वाली जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक की है। मेरा वीडियो चाहे 5 मिनट देर का हो जाए, लेकिन पूरा देखना अगर आपको वास्तव में समझना है। ना समझना हो तो आपकी इच्छा है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 साल की। इसको भी हमने 2 भाग में बांटा है। मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत तैयार किया है आपके लिए, ताकि आप लोग बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ें, नहीं वरना किताब से समझ में नहीं आने का आपने खूब पढ़ लिया होगा। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, अब 2 से 7 साल की एज को हमने 2 जगह बांट दिया, तो इसमें 2 से 4 तक तो इसके अंतर्गत आ गए, और जो बी पार्ट इसका बनाया वो आंत प्रज्ञा वाला बना दिया, तो 4 से 7, 2 से 4, 4 से 7, और टोटल थी 2 से 7। अब इन 2 अवस्थाओं, दूसरी अवस्था को इन 2 अवस्थाओं में बांट दिया है। ठीक, अब इस अवस्था के अंतर्गत देखिए ये खोज की अवस्था है। अब इसको खोज की अवस्था प्रश्न आ जाता है, खोज की अवस्था कौन सी है बालक की, तो इसमें बालक क्यों कैसे प्रश्न करने लग जाता है। जो 2-4 साल के बालक हैं, आप लोगों के घर में भी छोटे छोटे बहन भाई या बच्चे होंगे, वो लोग बड़े अटपटे पटर पटर क्वेश्चन करते रहते हैं, ये क्या हो रहा है, कि ये क्यों हो रहा है, कि ये कैसे हो रहा है। तो यही समझ लीजिए, अपने घर के बालकों से ही आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे 4 साल के बच्चे हैं, ये आपको इस तरह के प्रश्न कर लेंगे। भाषा को भी महत्व देने लगते हैं, भाषा को रिपीट करने लगते हैं, नए नए शब्द ढूंढते हैं, शब्दावली नई नई ढूंढते हैं। प्रश्नों की गहराई को भी समझें, जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से समझने की कोशिश करें। मैंने उस तरह से लिखा है कि जैसे प्रश्न बार बार आते रहते हैं, को पूछ लिया जाता है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था कौन सी है। अब आप कहेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक तो पढ़ी थी, पूर्व प्रत्यात्मक किताब में भी कहीं नहीं मिल रही है, अब कहाँ से देखा जाए। अब उसने कह दिया खोज की अवस्था कौन सी है, तो ये कई सारी किताबों का संकलन करके मैंने तैयार किया। तो खोज की अवस्था अगर आती है तो पूर्व संक्रियात्मक का ऑप्शन में है, तो वहाँ पे आपको टिक करेंगे। अब पूछ लेता है खोज की अवस्था की वर्ष बताओ, तो 2 से 4, तो इसमें कई सारे सवाल निकलने हैं यहीं से। आप बस थोड़ा सा आप भी माइंड लगा के कोशिश करें, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। वीडियो बड़ा कर दिया जाए तो फिर स्टूडेंट नहीं देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया। छोटा वीडियो कर दिया जाए तो फिर आपको समझाया कैसे जाए। दूसरी वाली जो आती है आंत प्रज्ञा अवस्था, ये 4 से 7 साल की है। इसमें बिना किसी तर्क के आधार पर मस्तिष्क में स्वीकार कर लेना। अब यहाँ 4 साल तक बच्चे ने बहुत सारे आपसे सवाल पूछे, अब वो समझता है कि मैंने बहुत सारे सवाल सीख लिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे समझिए बिल्कुल। और जब 4 से 7 साल में बालक जो कुछ भी उसके मिल रहा है उसे मस्तिष्क में जो कहते हैं स्वीकार कर लेना है। इसको एक और क्वेश्चन आया है कई बार, ये पलटावी अवस्था कौन सी होती है। जैसे खोज की अवस्था, उसी तरह से पलटावी अवस्था, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गए। तो कई सारे, इतनी सी जगह में ही कई सारे प्रश्न हैं। देखिए 2 से 4 की अवस्था कौन सी है पियाजे के अनुसार, खोज की अवस्था। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, और कब तक है 2 से साल। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। बालक क्यों कब कैसे प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ करता है, बोले 2 से 4 साल की अवस्था में। इस तरह से इसमें से सवाल निकल सकते हैं। ठीक है, तो खोज की अवस्था क्लियर हुई, पलटावी अवस्था क्लियर हो गई। यहाँ पे बालक क्यों कैसे प्रश्न कर रहा है, यहाँ मस्तिष्क जो कहते हैं स्वीकार कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसकी तीसरी अवस्था देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी कितनी अवस्थाएं, तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं, 4, 5, 6 कई सारे ऑप्शन में आ जाएंगे। आपको 4 पे टिक कर लगाना है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तीसरी अवस्था पे चलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे की होती है। 7 साल तक वहाँ दूसरे में हो गया, और तीसरे में 7 से 12 है। कोई भी किताब भ्रमित करें आप 7 से 12 लगाइएगा, आपका बिल्कुल ठीक होगा, चिंता ना करें आप। ठीक, इसमें बालक बहस तर्क करने लगता है, क्योंकि उसका तार्किक विकास हो जाता है। इसमें
माप तौल करना, गिनना समझ जाता है, ऐसा देखता है वैसा भी करने लग जाता है। तो ये जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक की तीसरी अवस्था है। तो ये इसमें से भी प्रश्न बनते हैं, तीसरी अवस्था कौन सी है, बिल्कुल सटाक से पूछ लेता है कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सी है, आपको उस पर टिक लगाना है। कितने साल तक है, 7 से 12 तक। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तार्किक विकास हो जाता है, बालक कई सारी चीज़ें समझने लग जाता है, नकल करने लग जाता है, जैसा देख रहा है इमिटेट करता है वैसा ही करने लग जाता है। ठीक है, अभी कई सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको पूरा करवा देता हूँ, बहुत आराम से देखिएगा। ये देखिए चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें अमूर्त के बारे में विचार करने लगता है और जैसे भगवान के बारे में सोचना, मृत्यु के बाद शरीर कहाँ जा रहा है इसके बारे में सोचना। ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था के लिए है। ठीक है, घर में आपके में कोई छोटे भाई बहन हों 11 से 15 वर्ष के, उनके व्यवहार का एक बार निरीक्षण करके देखना, वो सब इसी प्रकार के प्रश्न करते हुए पाए जाएंगे आपको, अगर कुछ समझदारी में देखेंगे आप तब तो। ठीक है, तो ये अमूर्त के बारे में सोचने लग जाते हैं। अभी तक जो यहाँ सामने था वो देख रहे हैं, अमूर्त चिंतन। ये एक नया प्रश्न निकल के आता है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक अमूर्त चिंतन कब करता है, तो आपको सीधा लगा देना है 11 से 15 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था, जैसी मर्जी जो उसके अंदर ऑप्शन हो उसके अंदर आप दे सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ और आगे चलते हैं। अभी ये इनके अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष की है। कई विद्वानों ने, ये मैंने अलग से बना दिया है आपके लिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन अटपट आ जाता है। ये जीन पियाजे के लिए जन्म से 6 वर्ष, फिर उन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था 3 चीज़ें ली हैं। बाल्यावस्था को 6 से 9 में ले लिया, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। ये जीन पियाजे के अनुसार पूरा है। कभी कभी आ जाता है ना किसके अनुसार क्या है, किसके अनुसार क्या है। अब देखिए जीन पियाजे के अनुसार मैं आपको और कई क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आते हैं बार बार, देखिएगा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, वस्तु स्थायित्व की अवस्था कौन सी है। अब कहेंगे अभी अभी जो सर आपने पढ़ाया है इसमें से तो ये प्रश्न ही नहीं है, मैंने इसीलिए इनको अलग से लिख के आपको दिया है। तो जो संवेदी गामक अवस्था है हमारी, 4 अवस्थाओं में सबसे पहली वाली है संवेदनात्मक संवेदी गामक अवस्था, उसी को वस्तु स्थायित्व की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, भाषा का विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो बालक की भाषा का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। ये आप उसमें आंसर में लिखेंगे, टिक करेंगे, लिखने का मतलब टिक करेंगे। पियाजे ने किस आधार पर संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को माना है, खोज के आधार पर। ठीक, ये पहले कई बार आ चुके हैं, मैंने अलग से क्वेश्चन लिख दिए हैं क्योंकि जो पियाजे साहब की थ्योरी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बड़े अलग से आते हैं। स्कीमा किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, तैयार जरूर करें आप उसको। स्कीमा किसको कहा जाता है, पुरानी प्रक्रिया में संशोधन करता है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, यही स्कीमा होता है। किसी भी चीज़ के बारे में अपने मन में इमेज बना लेना स्कीमा हो जाता है। ठीक है, तो स्कीमा का क्वेश्चन आ जाता है। अब कहेंगे ये तो पूरे पिछले वाले में अभी था ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। पलटावी किस में पाया जाता है, पलटावी का जो गुण है अंतः प्रज्ञा अवस्था में। तो ये जीन पियाजे की पूरी थ्योरी आपके सामने मैंने आपको दे दी है। इसको बहुत आराम से पढ़िएगा, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, फिर भी कोई दिक्कत है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर पुनः बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन किसी भी किताब में आपको मिलेंगे नहीं। कई किताबों का पढ़ने के बाद ये सब कुछ तैयार किया गया है। इसमें जो है वो पूरी तरह मेरे अनुसार सटीक है, चाहे आप नेट पर देखें या कुछ भी करें। जीन पियाजे की अवस्थाएं देखेंगे, 4 मिल जाएंगी, कई अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य नाम है वो यही है और मैं कहूँगा आप इन्हीं पर टिक करें। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको एक एक चीज़ बारीकी के साथ क्लियर की जाएंगी। मेरे वीडियो की खास विशेषता यही है, इसीलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ लगे हुए हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।